हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को देखा था, फिजिक्स में कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंशिएशन। आज हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि फिजिक्स में इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई किया जाता है। डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्प्लिट करना, छोटे छोटे पोर्शन में उसको डिवाइड करना। इंटीग्रेशन इसका जस्ट उल्टा होता है कि छोटे छोटे पोर्शन को मिला करके एक बड़ी क्वांटिटी बनाना। दैट मीन्स एक्यूमुलेट करके स्मॉल स्मॉल पार्ट को एक्यूमुलेट करके बड़ा चीज बनाना, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं। और बड़े से छोटा करना डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जैसा मैथमेटिकली अगर हम इसको देखें तो हम रिजल्ट हमें पता है क्या कि डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1, ये हमें पता है। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x प्लस c विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली 1 ही आना उनसे। जहां पर c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x प्लस सी इज इक्वल टू dx। अब ये डिफरेंशिएशन अगर हम यहां से हटाएं तो इधर एक साइन आ जाएगा, दैट मीन्स x प्लस सी इक्वल टू एक ऐसा साइन आ जाएगा जिसको बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अंदर में हम लिख दिया dx। इसका मतलब कि dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और प्लस जो कांस्टेंट हमने पहले लिया था, तो इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं, जहां पर c को बोलते हैं क्या, इंटीग्रल कांस्टेंट। ये तभी आता है जब इंटीग्रेशन इनडेफिनिट होता है। इनडेफिनिट का मतलब हो गया कि जहां पर इंटीग्रेशन में इस पोर्शन पर लोअर लिमिट होती है, इस पोर्शन पर अपर लिमिट होती है। अगर हम लोअर एंड अपर लिमिट नहीं दें, विदाउट लिमिट अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जब कहीं भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा उसके अंदर इंटीग्रेशन के बाद हमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा। ये रूल है, बिकॉज अभी तो हम जानते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं x प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, तो dx होता है। तो इस तरीके से हम एक c इंटीग्रल कांस्टेंट उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। जबकि अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो उसके अंदर c की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो वहां पर हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूला हम देखें, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि पहला फॉर्मूला अभी आपने देख लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एंड इस जगह पर n नेवर बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तीसरा फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx इक्वल टू e टू द पावर x प्लस सी। हम यहां भी प्लस सी ऐड करना है, यहां पर प्लस सी छोड़ना नहीं है, ऐड यहां भी करना है, क्योंकि सारी जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनिट है। चौथा फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर के एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e पावर के एक्स बाई के प्लस सी। देखिए डिफरेंशिएशन हमने क्या किया था कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया था, कोफिशिएंट ऑफ x को मल्टीप्लाई किया था। यहां पर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना है। फिफ्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस सी। सिक्स फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अगर हम कहें कि इंटीग्रल साइन के एक्स डी एक्स हो तब क्या हो जाएगा रिजल्ट, तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस के एक्स में हम क्या करेंगे कि x के कोफिशिएंट k से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी आ गया। फिर फॉर्मूला नंबर 8, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू tan एक्स प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से जैसे जैसे फंक्शन आते जाएंगे वैसे वैसे उन फंक्शन का इंटीग्रेशन हम करते जाएंगे विद हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। और अगर मान लें कि कलेक्शन ऑफ u v w अगर प्लस साइन के साथ हम कलेक्ट कर लें इनको, जैसे इंटीग्रल ऑफ u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और इसका इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो स्प्लिट करके अलग अलग हम लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ u dx प्लस माइनस v dx प्लस माइनस w dx प्लस माइनस सो ऑन। यानी कि जितने हमारे पास में इंटीग्रेशन के लिए जो भी यूज होगा उसमें अगर दो या दो से ज़्यादा टर्म प्लस साइन के साथ कलेक्टेड है तो उन सब का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन करके और हम फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, और वो भी रिजल्ट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला। हाँ, अब हम इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। तो न्यूमेरिकल है इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहां पर इंटीग्रेशन की लिमिट नहीं दी हुई है, इसलिए अगेन ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसमें हम कॉस स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाएंगे पहले, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स डायरेक्ट आपका इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था जिसके अंदर कॉस स्क्वायर एक्स आया, जो भी आपने देखा थोड़ा देर पहले। हमारे पास कॉस एक्स का फॉर्मूला है, कॉस के एक्स का फॉर्मूला है, साइन एक्स का है, साइन के एक्स का है। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं। स्क्वायर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हमें पहले ये सोचना है कि इस स्क्वायर को कैसे हम इसमें ट्रांसफर करें आइडेंटिटी लगा करके। तो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब इसको कैसे करें, तो यहां पर सबसे पहले ये 2 है, 2 को बाहर कर देते हैं, यानी 1/2 बाहर आ गया। इंटीग्रल किसका लिखेंगे हम, 1 प्लस कॉस 2x dx। फिर अब इसको अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dx प्लस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, cos 2x dx। देखिए यहां पर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसके बाद का जो स्टेप आएगा dx का इंटीग्रेशन होता है x। तो ये हो गया x प्लस cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sin 2x बाई 2, एंड लास्ट में अब कोई इंटीग्रेशन के लिए बच नहीं गया, इसे लास्ट में हमें एक इंटीग्रल कांस्टेंट k देना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x प्लस 1/2 sin 2x प्लस क्या c, जहां पर c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे कि हाउ टू सॉल्व डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर dx, लोअर लिमिट दिया हुआ है 2, अपर लिमिट दिया हुआ है 3।
देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, और हमें सिर्फ ये बताना है कि कैसे डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई किया जाता है। एक क्वेश्चन ही करा रहे हैं, एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कराएंगे आपको, दोनों में आप ध्यान देना कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहली चीज तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x पावर 3/3 2 से लेकर 3 तक। देखिए अब यहां पर क्या है, पहले हमने देखा था इनडेफिनिट इंटीग्रल में कि इंटीग्रेशन करने के बाद हम इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड करते थे। यहां पर इंटीग्रल कांस्टेंट c नहीं ऐड करना है, यहां पर इंटीग्रेशन करने के बाद ब्रैकेट में, अब यहां पर इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट ब्रैकेट का लोअर लिमिट आएगा, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट ब्रैकेट के ऊपर अपर लिमिट आ जाएगा। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 1/3, अब ये आ जाएगा x³ अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2, दिस इज 1/3। अब यहां प्रोसेस होता है, पहले हम वेरिएबल के जगह पर अपर लिमिट पुट करते हैं, दैट मीन्स 3 का पावर क्यूब माइनस वेरिएबल के जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं, दैट मीन्स 2 पावर क्यूब। ये हो गया 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पावर 3 27 आ गया, एंड 2 पावर 3 कितना आ गया, 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/3, 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा 27 माइनस 7 हो गया 20, और 19 आ गया 19, दिस इज इक्वल टू 19/3, दिस इज आंसर। दूसरा क्वेश्चन, मेन बेसिकली हमको इसके अंदर समझाना यह था कि किस तरीके से हम इनडेफिनिट इंटीग्रल को अप्लाई करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इंटीग्रेट करना है 0 to π/2। हमारा लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, और फंक्शन है sin² x dx। अब देखिए, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था आपको कि स्क्वायर का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अगेन हमें इस sin² x को क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के टर्म में स्प्लिट करना है। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इंटीग्रल 0 to π/2 sin² x को हम लिखेंगे 1 माइनस cos 2x/2 dx। अब इस जगह पर ध्यान दीजिए, 1/2 को हमने कर लिया बाहर अगेन, और क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 0 to π/2 1 माइनस cos 2x dx। ये आ गया 1/2। पहले हम 1 इंटू dx इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2 dx का, फिर इंटीग्रेशन करेंगे 0 to π/2 cos 2x dx का। ये हो गया 1/2, dx का हो गया x 0 to π/2 माइनस cos 2x का हो गया sin 2x 0 to π/2। अब देखिए, हमें अब लिमिट पुट करना है। हमेशा याद रहे, जहां भी डेफिनिट इंटीग्रल होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं ऐड करेंगे हम। अब लिमिट पहले x के जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 माइनस लोअर लिमिट हो गया 0। उसी तरीके से यहां पर आ गया sin 2, और x के जगह पर अपर लिमिट पुट कर देंगे π/2 माइनस साइन क्या हो गया 0। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया 1/2 π/2 माइनस ये बच गया साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, इसीलिए ये हो गया हमारा क्या पूरा टर्म 0, एंड ये फाइनल रिजल्ट आ गया हमारा क्या π/4। अब हम देखेंगे इस इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में कैसे हुआ। जैसे पहले हम डिफरेंशिएशन देखे थे, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल फॉर्म में, फिर उसका यूज हमने देखा था फिजिक्स में कैसे होता है। अब उसी तरीके से हम अभी तक प्लेन इंटीग्रेशन कर रहे थे, अब इस इंटीग्रेशन का यूज देखेंगे कि फिजिक्स में कैसे होगा। अब देखिए, हमने
देखा था, वी नो v इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी वेलोसिटी को अगर फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ा टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस जगह से हम लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt, वेयर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, देन इंटीग्रल dx इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ v dt। यहां पर लिखेंगे टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल, यहां पर लिखेंगे x इनिशियल टू x फाइनल। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, क्योंकि अगर हम आप लिमिट पुट करते हैं तो ये आ जाएगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ v dt फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि बॉडी कितनी डिस्प्लेस हुई इतने टाइम के अंदर। तो हमने देखा अभी कि अगर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम देखें एक्सीलरेशन को तो a होता है dv बाई dt, तो इस जगह से हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt। अगेन यहां पर एक्सीलरेशन किसका फंक्शन होगा जी, टाइम का फंक्शन होगा। एंड फिर अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt फ्रॉम t इनिशियल टू t फाइनल, और ये हो गया v इनिशियल टू v फाइनल, जहां पर क्या है तो एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन है, जैसा कि हमने पहले बताया हुआ। तो इस जगह पर फाइनल अगर इंटीग्रेट करोगे ये तो ये हो जाएगा vf माइनस vi इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt फ्रॉम ti टू t फाइनल। तो इस तरीके से अगर हमें वेलोसिटी पता करना हो और एक्सीलरेशन दिया हुआ हो तो फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास एक कुल मिलाकर के एक टूल आ गया, और ये टूल क्या बताता है कि अगर हमें एक्सीलरेशन से क्या पता लगाना हो, वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी से क्या पता लगाना हो, डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे दोनों जगह। यानी अगर एक्सीलरेशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीलरेशन दिया हुआ है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो, तो उस केस में क्या करेंगे कि पहले एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करेंगे इंस्टेंटेनियस, उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, एंड देन हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, बीच में इंटरमीडिएट स्टेप को लेकर ही चलना पड़ेगा हमें। तो उस हालात में एक्सीलरेशन से वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी से क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब इस पर बेस्ड अगर हम देखें एक क्वेश्चन यहीं पर देख लें, एक छोटा सा क्वेश्चन। मान लीजिए कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में है और दे रखा है कि बॉडी की वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंस है, एंड दैट वेलोसिटी इक्वल टू 2t+1 मीटर पर सेकेंड। यह दिया हुआ है कि अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन हुज वेलोसिटी इज वेरीज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 2t+1, जहां पर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है एंड टाइम किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। यह भी गिवन है कि एट द मोमेंट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर क्या है तो बॉडी ऑरिजिन से स्टार्ट किया। दैट मीन्स बॉडी की डिस्प्लेसमेंट पहले कहां थी, इनिशियल पोजीशन पर, ऑरिजिन पर थी। बताना है हमें कि 1 सेकेंड के बाद बॉडी कहां पहुंच गई, कहां से, ऑरिजिन से। तो इस फॉर्मूला में इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, वेलोसिटी दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। देन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट हम इसी फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन में दे रखा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, देयरफॉर यूज द फॉर्मूला
सॉल्यूशन अगर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा क्या, 0। अब हमें इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, तो टाइम हमारा दे रखा है 0 से 1 तक, तो लोअर लिमिट टाइम का 0, अपर लिमिट टाइम का क्या हो गया 1, और वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है कितना, तो 2t प्लस 1 क्या लिखेंगे dt। मान लिया फाइनल डिस्प्लेसमेंट x फाइनल कितना आ जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड, तो इस फंक्शन को आप क्या करें इंटीग्रेट कर दें, तो ट्वाइस 0 to 1 t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ dt 0 to 1। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट ट्वाइस t dt का इंटीग्रल हो गया t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 to 1 प्लस dt का हो गया t फ्रॉम 0 to 1। अब देखिए यहां पर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1 माइनस 0, दिस इज 1 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 2 मीटर। यानी यहां से हम ये पता कर लिए कि 1 सेकेंड के बाद बॉडी कहां पहुंच गई, तो ओरिजिन से 2 मीटर के डिस्टेंस पे पहुंच गई। अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखें। अभी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन देखा, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन whose velocity depends upon displacement according to the relation v equal to alpha root x, where alpha is a positive constant, नेगेटिव नहीं है, अल्फा क्या है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। हमें बताना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा, एंड एक्सीलरेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सीलरेशन इन द फंक्शन ऑफ टाइम, ये हमें फाइंड करना है। इसके लिए हम करें क्या, हमारे पास v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स दिया हुआ है। अब हम वेलोसिटी को लिखेंगे dx बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा रूट एक्स। एक्स वाले वेरिएबल को एक साथ कलेक्ट करेंगे, टाइम को एक साथ कलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया dx बाई रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी इंटीग्रेटेड। दे रखा है कि t इक्वल टू 0 पर, क्वेश्चन में ही दे रखा है t इक्वल टू 0 पर पोजीशन बॉडी की कहां पर है, ओरिजिन पर है। यानी वो हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे कि एट द मोमेंट t इक्वल टू 0 बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, दैट मीन्स x इक्वल टू 0, एंड लेट इट बी आफ्टर टाइम t बॉडी कवर डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन। तो इसको फाइनली अगर इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा x पावर -1 बाई 2 dx इक्वल टू अल्फा डी टी फ्रॉम 0 टू t फ्रॉम 0 टू x। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x पावर -1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1 बाई 2 प्लस 1 0 टू x इक्वल टू अल्फा डी टी का हो गया t 0 टू t। अब देखिए इस जगह पर क्या लिखेंगे, x पावर -1 बाई 2 प्लस 1, दिस मीन्स व्हाट, x पावर 1 बाई 2 अपॉन -1 बाई 2 प्लस 1 मतलब 1 बाई 2 इक्वल टू अल्फा t, और ये हो जाएगा ट्वाइस रूट x इक्वल टू अल्फा t, दिस इंप्लाइज रूट x इक्वल टू अल्फा t बाई 2। अब हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में मिल जाएगा अगर इस एक्सप्रेशन को हम स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, तब क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड x इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में आ गया। पहला क्वेश्चन जो था सॉल्व करने का कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में क्या होगा, हमने सॉल्व कर दिया।
दूसरे पार्ट में था वेलोसिटी इन द फंक्शन ऑफ टाइम निकालें। तो अब क्या करेंगे कि इस डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम को डिफरेंशिएट कर देंगे, एंड डिफरेंशिएट करने के बाद रिजल्ट जो मिलेगा हमें क्या मिल जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया हमारा 2t, ये हो गया अल्फा स्क्वायर t बाई 2। तो वेलोसिटी भी टाइम के फंक्शन में मिल गई अल्फा स्क्वायर t बाई 2। अब हमें एक्सीलरेशन बताना है टाइम के फंक्शन में कितना है। ये कोई जरूरी नहीं कि एक्सीलरेशन टाइम के फंक्शन में आएगा ही आएगा, इट मे बी कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ जाए, क्योंकि यहां पर आप देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का क्वाड्रेटिक है तो वेलोसिटी टाइम का लीनियर फंक्शन आ गया। तो इसके बाद अगर हम एक्सीलरेशन की तरफ देखें तो एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, और तब अगर हम देखें यहां से तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 इंटू आ जाएगा dt बाई dt एंड dt बाई dt इक्वल टू 1, देयरफॉर एक्सीलरेशन कितना आ गया अल्फा स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन के तहत बॉडी मूव कर रही है तो बॉडी इज इन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, बिकॉज आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कि एक्सीलरेशन बॉडी की क्या है, कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है कि अ बॉडी ऑसिलेट्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन in which acceleration depends upon displacement according to the relation a equal to minus omega square x। यहां पर देखिए एक्सीलरेशन वेरिएबल भी है और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक मोशन का अलग टाइप है, इसके लिए पूरा पूरा आपको एक चैप्टर पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, बट हम थोड़ा सा यहां ब्रीफ कर दे रहे हैं कि अगर बॉडी की एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है तो हम उस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्वेश्चन है कि अ बॉडी ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन whose acceleration depends upon displacement according to the relation and at the moment t equal to 0 velocity of the body is v naught, this is maximum velocity। Find velocity of the body at displacement x, at displacement x हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है बॉडी की कितनी होगी। जिस मोमेंट पर बॉडी स्टार्ट कर रहा मोशन उस मोमेंट पर बॉडी मीन पोजीशन पर है, x इक्वल टू 0, उस मोमेंट पर वेलोसिटी v नॉट है, और बताना है कि जब बॉडी किसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पर जाती है उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी। हमारे पास जो फॉर्मूला है, अभी देखिए एक्सीलरेशन से हमें क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करना है। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि अगर एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करना है आप इंटीग्रेट कर दो फंक्शन को, तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर अगर हम x को इधर लाते हैं, टाइम को इधर ले जाते हैं, तो ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल वेलोसिटी, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है यहां पर। तो एक स्टेप हमें और आगे लिखना पड़ेगा, dv बाई dx इंटू dx बाई dt, जैसा कि डिफरेंशिएशन में मैंने फंक्शन और फंक्शन का बताया था, इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इस टर्म को हम लिख देंगे वेलोसिटी, v इंटू dv बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब हमारे लिए आसानी होगी, अब dx को इधर ले आए तो x dx हमारा एक फंक्शन बन गया और v dv हमारा एक फंक्शन बन गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे v dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्योंकि ओमेगा आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे डालें, तो एट द मोमेंट जब x की लोअर लिमिट 0 थी तो वेलोसिटी की लोअर लिमिट कितनी है उस टाइम, v नॉट,
और जब x की अपर लिमिट x हो गई तो वेलोसिटी की अपर लिमिट हमें मान लेते हैं v होता होगा, जो कैलकुलेट करना है। अब इस जगह से क्या करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाई टू, वी नॉट से v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और x dx हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, ये हो गया हमारा 0 to x। बॉडी उस टाइम ओरिजिन पर थी। अब देखो इस जगह पर क्या होगा कि 1/2 को हम बाहर ले लें तो ये आ जाएगा, और अपर लिमिट पुट कर दें तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस ऑफ वी नॉट स्क्वायर, हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई टू को यहां बाहर ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो इस जगह पर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें, तो वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इस वी नॉट स्क्वायर को इधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर, एंड देन वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एनी इंस्टेंट ऑफ एक्स व्हेन बॉडी ऑसिलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन।